एक बार और चेक करो भाई, है ना। हेलो सर जी, हेलो मोनिका सोहेल। मोनिका एक बार देखना क्लियर दिख रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक बार फिर कमेंट करो भाई दोस्तों, क्लियर दिख रहा है सबको? अगर क्लियर दिख रहा हो तो अपन शुरू करते हैं, है ना। हाँ सर, प्रधान कौशल पाटीदार बोल रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। पूरा दिख रहा है और क्लियर भी दिख रहा है, फिर ठीक है ना। हाँ दिख रहा है, यस सर। सब लोग जुड़ जाइए, संजय भगोरा, कौशल पाटीदार, कुलदीप गुर्जर। हाँ तो पहले शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम थी या कैमरे के आगे कोई वायरस आ गया था, कोरोना आ सकता है वायरस, है ना। दिनेश सोहेल, हाय सर जी, हेलो दिनेश, जुड़ जाइए सभी, है ना। तो दोस्तों वैसे भी टाइम हो गया है ना, तो अपन अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लक्ष्मी मीणा, हर्षद दिखाई दे रहा है, हर्षद दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, है ना। हाँ सर दिखाई दे रहा है, अच्छा वो सब मिल गया उसका, तो हर्षद हो गया वो। कोई नहीं। जीतू गुर्जर, हाँ कोरोना है। प्रियंका और विशाल शर्मा, हेलो सर। आ जाओ दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके अपन बात कर लेते हैं लीवर या जिगर के बारे में। दोस्तों यकृत, पहली बात यकृत के बारे में आप सबको पता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत बार मैंने बोला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत, जिसको जिगर भी कहते हैं। नमस्ते सर। इंडियन आर्मी फिर से जुड़ चुकी है और दिख रहा है, जब इंडियन आर्मी को दिख रहा है तो फिर सबको दिख रहा है भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। लीवर कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी। लीवर कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों बहिस्रावी और अंतःस्रावी में क्या अंतर है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखें, सबसे बड़ी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि, और एक और नाम मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लैबोरेटरी किसको कहा जाता है? रोहित कर्मावत। अच्छा रोहित भी जुड़ा है, वेलकम रोहित, स्वागत है आपका भी। मानव शरीर की जैव रासायनिक बायोकेमिकल लैबोरेटरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक लाइन में आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ, जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो सारी की सारी एंजाइम स्रावित करती है। अकेला एकमात्र लीवर ऐसा है जो एक्सोक्राइन तो है लेकिन किसी प्रकार का एंजाइम स्रावित नहीं करता। तीन बातें हो गई। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करें लीवर के वजन की, तो वो 1 से 1.5 किलो का होता है। ये देख लीजिए, आपके जिगर का वजन, आपके यकृत का वजन, आपके लीवर का वजन सामान्यतः, हेलो सर महावीर धाकड़ सिरोही, बिल्कुल महावीर जी आपका भी स्वागत है। 1 से 1.5 किलो आपके लीवर का वजन, 1.5 पीयूष, वेरी गुड पीयूष। ऐसी मान्यता है, कहीं पर लिखा भी है कि महाराणा प्रताप का लीवर 2.5 किलो का था। और वैसे भी महाराणा प्रताप का साइज देख के भी आपको आइडिया लग गया होगा। 80 किलो का भाला महाराणा प्रताप हाथ में लेके घूमते थे। 80 किलो, समझ रहे हैं? यहाँ 5 किलो अगर आप थोड़ी दूर लेके चले जाएं तो आपको लगेगा कि अब विश्राम कर लेना चाहिए। तो मेरे को तो कई बार लगता है कि अकबर के सैनिक अगर उनके सामने आते भी होंगे तो वैसे ही डर के भग जाते होंगे। 80 किलो का भाला किसी के अंदर जाएगा तो वैसे ही चिपक के बाहर आ जाएगा। वो तो ऐसे हटाना पड़ेगा सैनिकों को कि हट यहाँ से, फालतू में चिपक के। और साउथ की पिक्चरों में इसलिए तो कहते हैं जिगर वाला 1, जिगर वाला 2, कि तेरे जिगर में दम है तो वाजा।
इसलिए आपका भी कम से कम 1.5 किलो का तो होना ही चाहिए। वजन, इसका रंग, लीवर का वजन आपको पता लग गया। इसका रंग है ब्राउन रंग दे, ब्राउन रंग दे या डार्क ब्राउन हो सकता है, चॉकलेटी कलर का होता है आपका लीवर। सही गलत चेक करने के लिए आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये लीवर या यकृत के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे बड़ी बहिस्त्रावी मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, वजन और रंग। क्लियर है बात दोस्तों? ये इधर की संरचना तो अभी अपन देखेंगे ना, वो थोड़ी डिटेल में है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कई लोग या कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर है ना आप बहुत डिटेल में या बहुत डीप में पढ़ाते हो। इसके बारे में कोई ज़्यादा विचार अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डीप में पढ़ाता हूँ कि सर आप ज़्यादा ही डीप में पढ़ाते हो, इतना तो आता ही नहीं है। तो इसके बारे में एक लाइन दोस्तों, डीप में गहराई में ही मोती मिलते हैं समुद्र में। ऊपरी सरफेस पे तो कचरा तैरता है, कचरा। अगर मोती चाहिए तो गहराई में जाना पड़ेगा, और कचरा चाहिए तो सतह पर रहो, सरफेस में पढ़ो। जहाँ भी आपको सरफेस से पढ़ाया जाए वहाँ पढ़ो। यहाँ ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, और हर आपको पता ही है अपन किसी की सुनते नहीं है। आपको ये वाला बढ़िया लगे तो पढ़ो, नहीं बढ़िया लगे बहुत सारे YouTube चैनल है, वहाँ आप अपना ज्ञान जहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर मोती चाहिए तो गहराई में उतरना ही पड़ेगा। आ जाइए मेरे साथ, फिर से गहराई में चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखो ध्यान से, ये है लीवर, बड़े ध्यान से देखना है। ये लीवर, और लीवर के 2 भाग होते हैं। वैसे वो बिल्कुल जुड़े रहते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े अलग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कैमरे में क्लियर भी दिखे और बात भी समझ में आए। नितेश, यहाँ देखो, ये है आपका अपना जिगर। इस जिगर के थोड़ी ऊंचाई पर, यहाँ थोड़ा ऊपर, ये यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जो पेशियों की बनी होती है। इसको कहते हैं पेशीय पट्ट, और इस पेशीय पट्ट का नाम है डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम। हिंदी में इसको तनुपट्ट कहते हैं, तनुपट्ट। कई बार जो जनरल एग्जाम है, कांस्टेबल, पटवारी, उनमें ऐसे भी आता है कि मानव शरीर में जो आपका पेट है, उदर है, और जो आपका चेस्ट है उसको वक्षीय और उदर भाग दोनों को अलग करने वाला, वक्ष ऊपर उदर नीचे दोनों को अलग करने वाला पेशीय पट्ट क्या कहलाता है? डायाफ्राम। अभी वक्ष और उदर वाला भाग अब मेरा तो दिख नहीं रहा है। चेस्ट और चेस्ट से जस्ट पेट शुरू हो जाता है, वहां पर एक पेशीय पट्ट पाया जाता है जिसको डायाफ्राम या तनुपट्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस डायाफ्राम में पेशियां पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, और डायाफ्राम की पेशियों का नाम है अरीय पेशियां। फिर किसी को लग रहा होगा कि यार तू लीवर पढ़ा रहा है कि डायाफ्राम पढ़ा रहा है, क्योंकि लीवर के जस्ट ऊपर ही डायाफ्राम है। कई बार यूं पूछा जाता है लीवर या यकृत की स्थिति बताओ। डायाफ्राम के जस्ट नीचे दाईं तरफ राइट साइड में क्या पाया जाता है? लीवर। देखो डायाफ्राम किसे कहते हैं? वक्षीय गुहा और उदर गुहा, थोरेसिक और एब्डोमेन कैविटी को अलग करने वाला पेशीय पट्ट क्या कहलाता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम की पेशियों का क्या नाम है? अरीय पेशियां। डायाफ्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? तनुपट्ट। 21 लोग लाइव है, 10 लाइक है, 11 लोगों को लाइक दबाने में जोर आ रहा है, दबाओ अभी। अच्छा 9 ही लाइक है, अब तो किसी ने अनलाइक और किया है, कोई बात नहीं, वेरी गुड।
लाइक करने को बोला था भाई, अनलाइक करने को नहीं। 21 लोग लाइव है, 21 लोग लाइक करें, शेयर करें। यहाँ देखिए, हर वीडियो में ऐसा बोलना पड़ेगा। बाद में लीवर का वजन कम हो गया तो मेरे को मत बोलना, है ना। किसी ने मान लो लाइक नहीं किया है, फिर बोल रहा है कि सर कल की वाली क्लास में लीवर का वजन 1.5 किलो था, अब 1.25 किलो ही रह गया। ऐसा हो सकता है, ऐसे लाइक ज़रूरी है। तो ये डायाफ्राम में कौन सी पेशियां पाई जाती है? अरीय पेशियां, रेडियल मसल्स, अरीय पेशियां। बहुत सिंपल क्वेश्चन। डायाफ्राम की पेशियों का क्या नाम है? अरीय पेशियां। बिल्कुल, कहने के बाद करते हैं बच्चे, है ना। वेरी गुड, बोलना ही पड़ता है। ये लीवर का दायां भाग, ये बायां भाग, राइट लेफ्ट, ये दोनों भाग भी आपस में जुड़े रहते हैं। और जिस संरचना से ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये लीवर ऊपर डायाफ्राम से भी जुड़ा रहता है, ऐसे ही। ये देखो, ये जुड़ा हुआ है, ये लीजिए। डायाफ्राम और लीवर के दोनों भागों को जोड़ने वाली जो संरचना है उसका नाम है लिगामेंट। क्या नाम है? और उस लिगामेंट का नाम है लिगामेंट फैल्सीफेरम। लिगामेंट फैल्सीफेरम क्या काम करता है? डायाफ्राम और लीवर को आपस में जोड़ता है, साथ में लीवर के राइट और लेफ्ट पार्ट को भी आपस में जोड़ता है। 21 लोग लाइव, 23 है और 21 लाइक है, कोई बात नहीं। हाँ सर, मैं रिया, अच्छा रिया भाटिया, कृष्णा भट्ट, सभी लोग लाइव जुड़े हैं। पढ़िए, जिगर के बारे में आ जाइए। तो डायाफ्राम और लीवर को जोड़ने और लीवर के दोनों भागों को जोड़ने वाला लिगामेंट क्लियर है। डायाफ्राम के बारे में उदर गुहा और वक्षीय गुहा को अलग करने वाला पेशीय पट, जिसकी पेशियों का क्या नाम है? अरीय पेशियां, रेडियल मसल्स। ध्यान से देखो, ये कौन सा है? बायां। ये कौन सा है? दायां। इस बाएं वाले भाग से एक नलिका निकली, ये निकल रही है नलिका। इस नलिका का नाम है लेफ्ट का मतलब बायां। इस नलिका का नाम है बाईं हिपैटिक नलिका, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लीवर के बाएं भाग से एक नलिका निकली। और एक और बात दोस्तों, हिपैटिक शब्द कहीं पर भी आ जाए वो लीवर से संबंधित है, यकृत से संबंधित है। 23 लोग लाइव है, बाकी केमिस्ट्री पढ़ के बेहोश, उनकी मोलरता अभी ढूंढ रहे हैं वो। अगर यही नलिका दाएं भाग से निकलेगी तो बताइए नाम क्या होगा? लिखने की जरूरत है क्या? जब बाएं भाग से निकल रही है तो बाईं हिपैटिक नलिका, तो दाएं भाग से निकल रही है। गुड इवनिंग मनीषा पाटीदार, मनीषा स्वागत है। अगर दाएं भाग से निकल रही है तो दाईं हिपैटिक नलिका, ये दोनों हिपैटिक नलिका आपस में आके मिल जाती है, ऐसे ये मिल गई। हाय सर, मैं ज्योति पाटीदार, ज्योति आपका भी स्वागत है। बनवारी सैनी भी जुड़ा है लाइव क्लास में, स्वागत है बनवारी। यकृत या लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। इधर वाली बाईं, इधर वाली दाईं, इसका नाम नहीं लिखा है ना, जगह भी नहीं है। और बाईं जब लिख दिया तो दाईं अपने आप हो गया। ये है कॉमन, जब दोनों आपस में जुड़ गई तो इसका नाम है कॉमन हिपैटिक डक्ट। नलिका को अंग्रेजी में डक्ट, हिपैटिक वैसा का वैसा। कॉमन का मतलब है उबेनिस्ट। कौन द्विवेदी एक और जुड़े हैं लाइव क्लास में, उनका भी स्वागत है। उनका कमेंट डिलीट हो गया है ना। बाईं दाईं हिपैटिक नलिका दोनों मिली कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्लियर है। इस लीवर के दाएं भाग में यहां पर एक थैले नुमा संरचना पाई जाती है, ये थैला। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सभी को। यहां देखिए आप,
और इस थैले नुमा संरचना को कहते हैं गोल ब्लैडर। क्या कहेंगे? गोल ब्लैडर को हिंदी में कहेंगे पित्ताशय। पहला सवाल, पित्ताशय लीवर के कौन से भाग में, राइट या दाएं भाग में? इस पित्ताशय से एक नलिका निकलती है जो किस में जाके मिल जाती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। डक्ट का मतलब क्या है? नलिका। उबेनिस्ट हेपेटिक नलिका में। और यहां गोल ब्लैडर से एक नलिका निकलती है, ये रही नलिका, जो किस में जाके मिल गई? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। ध्यान से देखो, इस नलिका का नाम है सिस्टिक नलिका। यहां लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, सिस्टिक नलिका। सिस्टिक डक्ट क्या करती है? गोल ब्लैडर से किस में मिली रहती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। और जैसे ही ये कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिल जाती है, अब आगे वाली नलिका का नाम बाइल डक्ट हो जाता है। बाइल डक्ट, पित्त नलिका। ध्यान से देखो दोस्तों, पित्त नलिका, ये देख लीजिए। पाइपलाइन देखो, आप समझो कहां से कहां आ रही है। बाईं हिपेटिक नलिका, दाईं हिपेटिक नलिका, दोनों मिली कॉमन हिपेटिक नलिका। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय से आई सिस्टिक नलिका, कॉमन में मिलने के बाद उसका नाम हो गया बाइल डक्ट या पित्त नलिका। याद करो दोस्तों, जब मैंने आपको ग्रहणी पढ़ाई थी, डियोडिनम पढ़ाई थी, वही सी आकार की एक संरचना, ये देख लीजिए। छोटी आंत का सबसे पहले नंबर वाला भाग जो किससे, आमाशय से जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रहणी। डियोडिनम सी आकार की। ये बाइल डक्ट इस ग्रहणी के इधर पीछे से यहां आ जाएगी। अभी ग्रहणी में मिली नहीं है। एक बात ध्यान रखें, पित्त नलिका, बाइल डक्ट सीधा किस में नहीं मिलती? ग्रहणी में नहीं मिलती है। यहीं पर एक संरचना पाई जाती है, लीफ जैसी संरचना, पत्ती जैसी संरचना, ये देखिए। और इस पत्ती जैसी संरचना का नाम है, ये लो पत्ती बना देता हूं, पत्ती, पत्ती जैसी संरचना। और इस पत्ती जैसी संरचना का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैनक्रियाज भी कहते हैं, पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज की यहां से जो नलिका आती है, इस नलिका का नाम है विरसंग डक्ट। विरसंग डक्ट। जब सैमसंग याद रह सकता है तो विरसंग भी याद रह सकता है, नया मोबाइल। विरसंग डक्ट, अग्नाशयी नलिका का दूसरा नाम विरसंग डक्ट है। ये विरसंग डक्ट यहां आ गई और किसके साथ मिल गई? बाइल डक्ट के साथ। अब ये दोनों आपस में मिलके यहां चली। ये देखिए, थोड़ा समझाने के लिए ग्रहणी को थोड़ा इधर और बना देता हूं। अपनी ग्रहणी है, ये थोड़ा ऐसे समझाने के लिए है भाई। आप सोचो ऐसी होती है, ये लो, वो ऐसे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये विरसंग डक्ट है, ये बाइल डक्ट है। दोनों मिलके एक नलिका का निर्माण कर दी। और इस नलिका का क्या नाम है वो देख लेते हैं। डायाफ्राम, पेशीय पट, और ये पेशियां, इसको मिटा देता हूं। या इस बात को मैं थोड़ा ऊपर बोल रहा हूं। यहां से वो नलिका ऐसे आ गई, जिसमें कौन कौन मिला हुआ है? बाइल डक्ट और विरसंग डक्ट। और इस नलिका का नाम है हिपेटो पैनक्रियाटिक नलिका। हिपेटो पैनक्रियाटिक नलिका, ये देख लीजिए। इसी बात को यहां बता रहा हूं।
और हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका किस में आके खुलेगी? ग्रहणी में। ये ग्रहणी हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका का ही दूसरा नाम है डक्टस कोलिडोकस। क्या नाम है? डक्टस कोलिडोकस। बहुत एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप चीजों को समझें, बार बार वीडियो देखें। तो हिपेटोपैनक्रियाटिक, जैसे प्याज को कांदा कहते हैं, वैसे हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका को ही डक्टस कोलिडोकस कहते हैं। आज का डाटा खत्म। पीयूष वर्मा, कोई बात नहीं पीयूष, है ना, यहां देख लीजिए हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, बिल्कुल हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका हो गया। ये हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका ग्रहणी में खुलने से पहले ऐसे फूल जाती है और इस फूली हुई संरचना का नाम है एम्फूला, एम्फूला ऑफ वेटर। इस फूली हुई संरचना का क्या नाम है? एम्फूला ऑफ वेटर। और फिर ये फूली हुई संरचना के साथ किसमें खुल जाती है? ग्रहणी में। ये देख लीजिए। तो नलिकाओं के बारे में आपको आइडिया हो गया है। एक बार फिर बता रहा हूं, बाईं हिपैटिक नलिका, दाईं हिपैटिक नलिका, दोनों मिला के कॉमन हिपैटिक नलिका, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक नलिका, सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके बाइल डक्ट, बाइल डक्ट अग्नाशय नलिका या विरसंग डक्ट के साथ, और दोनों मिला के हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट या हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका, जिसको डक्टस कोलिडोकस भी कहते हैं। और वो फूल जाती है जिसको एम्फूला ऑफ वेटर, और एम्फूला ऑफ वेटर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एक और आदमी नए जुड़े हैं, नाम पता ही नहीं लगा। फूली हुई संरचना एम्फूला ऑफ वेटर, क्लियर है बात? एम्फूला ऑफ वेटर क्या है, विरसंग डक्ट क्या है, बाइल डक्ट क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या है, सिस्टिक डक्ट क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बात और, फिर अपन इसको खत्म कर देते। दो बातें हो गई, एक स्पिंक्टर और एक वाल्व। एक दिशा प्रवाह या यूनि डायरेक्शनल फ्लो के लिए वाल्व और बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए स्पिंक्टर। बहुत बार बोल चुका हूं। इस बाइल डक्ट के यहां पर स्पिंक्टर पाया जाता है और एक स्पिंक्टर यहां पाया जाता है एम्फूला ऑफ वेटर के पास। इस स्पिंक्टर का नाम है ओडी। गाड़ी का नाम होता रहा एलो। यहां वाले स्पिंक्टर, स्पिंक्टर ऑफ ओडी, और यहां वाले स्पिंक्टर का नाम है बोएडन। बोएडन, बोएडन, ये लो, क्लियर है बात? पित्त नलिका में जो स्पिंक्टर है उसका नाम है स्पिंक्टर ऑफ बोएडन। बॉय लड़के, जिगर लड़के, बोएडन लीवर, याद रहना चाहिए। और यहां वाला जो है उसका नाम है ओडी। ये नलिका, स्पिंक्टर और पूरी बातें कंप्लीट हो चुकी है। देख लें, कोई नई बात समझ में आ रही है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बोएडन, बोएडन स्पिंक्टर का नाम है। स्पिंक्टर ऑफ बोएडन कहाँ पाया जाता है? पित्त नलिका जहां पर प्रवेश करेगी, किसके अंदर? अग्नाशय में। उसके बाद है स्पिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पाया जाएगा? जब पैनक्रियाटिक, हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका एम्फूला ऑफ वेटर बना लेगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, यहां देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं, यहां देख लीजिए, मिटा देता हूं। वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। अब इधर वाली बात को समझ लेते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यकृत, वजन, कलर, यकृत की कौन कौन सी नलिकाएं हैं, स्पिंक्टर ऑफ बोएडन बाइल डक्ट पर, स्पिंक्टर ऑफ ओडी हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका, एम्फूला ऑफ वेटर क्या होता है, विरसंग डक्ट क्या होती है, सब बातें। डक्टस कोलिडोकस किसका दूसरा नाम है? हिपेटोपैनक्रियाटिक नलिका का।
अब यहां देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक दिन याद करो, मैंने आपको बोला था शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। ऐसे ही लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? हेलो सर, मैं आपके पास सागवाड़ा एम्बिशन क्लास में पढ़ा हूं। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लाइव क्लास में जुड़े रहिए। हाँ तो दोस्तों, आप जवाब दीजिए, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। जल्दी से टाइप करो कमेंट बॉक्स में, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, बोलो जल्दी से, क्या है? लोकेश सैनी, हाय सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग लोकेश। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जल्दी से बताइए, क्या यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। अश्मिता बुनकर, बिल्कुल अश्मिता, लीवर लोब्यूल। अश्मिता रेगुलर पढ़ रही है ना, और बहुत अच्छी बात है। आगे 12वीं में तो अच्छे मार्क्स आने ही आने। ये जो एग्ज़ाम है नीट वगैरह का, जिसने लोगों को डरा रखा है, 10-10 लोग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। लीवर लोब्यूल, प्रियंका धाकड़, रोहित, बिल्कुल है ना। लीवर पालिकाएं, वेरी गुड। यकृत पालिकाएं या लीवर पालिकाएं, रोहित, वेरी गुड। यहाँ देखिए, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाइए। ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये उसी यकृत पालिका का फोटो है। ये जो फोटो है, ये यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई लीवर लोब्यूल या यकृत पालिका का फोटो है। दिख रहा है सबको? फोटो अच्छा लग रहा है ना? देखिए ध्यान से, यहां से समझना है। लीवर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, अगर हिस्टोलॉजी देखेंगे, ग्लीसन्स कैप्सूल। लीवर की हिस्टोलॉजी में उसका जो बाहरी आवरण है उसको क्या बोलेंगे? ग्लीसन्स कैप्सूल। पहला क्वेश्चन तो यही, ग्लीसन्स कैप्सूल किससे संबंधित है? यकृत से, अग्नाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? यकृत से। ग्लीसन्स कैप्सूल किससे संबंधित है? यकृत से। अगला क्वेश्चन थोड़ा डीप में, लेकिन नीट के लेवल का क्वेश्चन, ये ग्लीसन्स कैप्सूल किस टिश्यू का बना होता है? किस ऊतक का बना होता है? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, सघन असतत संयोजी ऊतक का बना होता है। ग्लीसन्स कैप्सूल डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इस ग्लीसन्स जो कैप्सूल है, ये यकृत के अंदर ऊतकों में प्रवेश कर जाता है, और अंदर ये ग्लीसन्स कैप्सूल प्रवेश करके अनेक षटकोणीय हेक्सागोनल छोटे छोटे पिंडक या लोब बना देता है, जिन्हें लीवर लोब्यूल कहते हैं। क्लियर है बात? यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यकृत पालिका या लीवर लोब्यूल। ग्लीसन्स कैप्सूल यकृत के ऊतकों में प्रवेश करके अनेक षटकोणीय पिंडकों का निर्माण कर देता है। इन षटकोणीय पिंडकों को ही क्या कहते हैं? लीवर लोब्यूल या यकृत पालिकाएं। ग्लीसन्स कैप्सूल किससे संबंधित है? यकृत से। और किसका बना होता है? क्लियर बात है। आइए आगे, अब फोटो देखिए। ये फोटो षटकोणीय संरचना है किसकी? लीवर लोब्यूल की। पहली बात, इस लीवर लोब्यूल के हर एक कोने पर, 6 कोने हैं ना, हर एक कोने पर ऐसे 3 रक्त वाहिनियां पाई जाती है, 3। अब हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह ही समझा दी है। तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? पोर्टल ट्रायड। ट्रायड शब्द किसके लिए है? 3 के लिए। लीवर लोब्यूल के प्रत्येक कोने पर 3 रक्त वाहिनियों का एक समूह होता है, जिसे पोर्टल ट्रायड कहते हैं। ट्रायड को हिंदी में त्रिक भी कह सकते हैं। इस ट्रायड में जो 3 रक्त वाहिनियां हैं, ये कौन कौन सी है? उनका नाम देखिए। पहली
हिपैटिक धमनी की शाखा, पहली रक्तवाहिनी, भाई कौन कौन है नाम बता रहे हैं। दूसरा, हिपैटिक पोर्टल सिरा की शाखा। और तीसरा, इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट्यूल। नाम है, अटपटे हैं, बार बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे। लीवर पालिकाएं, सॉरी सर नेटवर्क खत्म हो गया। प्रियंका धाकड़, रोहित धाकड़, बिल्कुल रोहित नेटवर्क खत्म हो गया। दिन में आप ध्यान रखें, गाने वाने नहीं सुने, केवल क्लास देखें। ममता सुतार, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग ममता, आपका भी स्वागत है लाइव क्लास में। पोर्टल ट्रायड में 3 चीजें होंगी, हेपेटिक धमनी की शाखा, हेपेटिक पोर्टल सिरा की शाखा, इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट्यूल। ये 3 रक्तवाहिनियां होंगी, तीनों को मिला के पोर्टल ट्रायड कहते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, एक और इसमें कोई ऐड करके बोलेगा कि निम्न में से कौन पोर्टल ट्रायड में नहीं है, तो आपको 3 याद होने चाहिए। हिपैटिक धमनी क्या करती है, यहाँ यकृत पालिकाओं तक ऑक्सीजनित रुधिर या शुद्ध रक्त लाती है। पचा हुआ खाना या अवशोषित जो भोजन है वो कौन लेके आती है, हिपैटिक पोर्टल सिरा की शाखा। और हिपेटोसाइट, लीवर की कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, हिपेटोसाइट के नाम से। और उन हिपेटोसाइट द्वारा निर्मित जो बाइल है, बाइल का मतलब पित्त, उसको बाहर भेजने का काम कौन करती है, इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट्यूल। तीनों का नाम, तीनों का काम। जितने भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है 4 ऑप्शन वाले, उनमें बहुत आराम से सवाल पूछा जा सकता है। वैसे तो देखो, इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट्यूल बाइल या पित्त को बाहर निकालती है। बाहर से जो भी पचित या अवशोषित जो पदार्थ आते हैं भोजन के, उनको लीवर तक पहुंचाने का काम हिपैटिक पोर्टल सिरा। लीवर तक अच्छा खून कौन पहुंचाएगी, हिपैटिक धमनी की। तीनों मिला के पोर्टल ट्रायड कहाँ होते हैं, यकृत पालिकाओं में। यकृत पालिकाएं क्या है, यकृत का ग्लीसन्स कैप्सूल यकृत के उत्तक में प्रवेश करके अनेक षटकोणीय पिंडकों का निर्माण करता है। इन पिंडकों को क्या कहेंगे, लीवर लोब्यूल। ये जो बीच में गोला है ना, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, इसको कहते हैं केंद्रीय सिरा, सेंट्रल वेन। नाम से पता लग रहा है ना, केंद्रीय सिरा या सेंट्रल वेन। ये जो कोशिकाएं हैं, ये इनको कहते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट बना रहा हूं मैं, हिपेटोसाइट। तो यकृत पालिका की परिधि से केंद्रीय सिरा तक, यकृत पालिका की, राव पुष्पेंद्र सिंह और ममता सुतार दोनों का स्वागत है लाइव क्लास में। ये जो यहाँ पर लीवर लोब्यूल है, इसकी परिधि से केंद्रीय सिरा तक लीवर की जो कोशिकाएं हैं उनका नाम है हिपैटिक सेल। उनकी 2-2 की पंक्तियां पाई जाती है, 2-2 की लाइन पाई जाती है। इन दोनों लाइनों के बीच यहाँ पर रक्त के खुले स्थान होते हैं, उनको कहते हैं लीवर साइन्यूसॉइड। ये लीवर साइन्यूसॉइड क्या है, पोर्टल ट्रायड, या यूं कह सकते हैं लीवर लोब्यूल की परिधि से केंद्रीय सिरा तक हिपेटोसाइट की 2-2 की पंक्तियां, उनके बीच रक्त के खुले स्थान क्या कहलाएंगे, लीवर साइन्यूसॉइड। ये लीवर साइन्यूसॉइड केंद्रीय सिरा में जाके खुल जाते हैं। बहुत सारी केंद्रीय सिराएं किसमें जाके, यकृत की सिरा में। और बहुत सारी यकृतीय सिराएं किसमें जाके खुल जाती है, पश्च महासिरा में। और याद रखो, ये आपका हृदय है। ये देखिए, ये आपका कौन सा भाग है, दायां आलिंद। और जब अपन हृदय पढ़ेंगे तब मैं आपको बोलूँगा किस दाएं आलिंद में यहाँ पर आके कौन खुलती है, पश्च महासिरा। मतलब यहाँ से रक्त किस में पहुँच जाएगा, हृदय में। देख रहे हो, दोबारा कह रहा हूँ, हिपेटोसाइट के बीच लीवर साइन्यूसॉइड, वहाँ से खून केंद्रीय सिरा में, यकृत की सिरा में, पश्च महासिरा से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से यहाँ दाएं नीले में, और वो आगे का सिस्टम अपन पढ़ लेंगे। तो यहाँ की बात से आपको क्या पता लगा है, लीवर साइन्यूसॉइड क्या है,
केंद्रीय के सिरा, पोर्टल ट्रायड में कौन कौन सी रक्तवाहिनियां होती है वो। अब और बातें करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, अभी लीवर की केवल स्ट्रक्चर पड़ी है, काम अपन कल वाली क्लास में देखेंगे। 19 लोग लाइव है, देख लीजिए। ये थोड़ा मिट गया है। ये संरचना किसकी है? लीवर लोब्यूल, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये लो, इस जगह को कहते हैं लीवर साइन्यूसॉइड। लीवर साइन्यूसॉइड, इसी जगह में कुछ कुछ कोशिकाएं होती है, उनका नाम है कुफुर कोशिकाएं। ध्यान से देखना दोस्तों, कुफुर कोशिकाएं। लीवर साइन्यूसॉइड के अंदर ही सामान्य सल की उपकला की बनी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सामान्य सल की उपकला की बनी कोशिकाएं, जिनका नाम है कुफुर सेल। इन कोशिकाओं के बारे में पहली बात तो यह है, ये कोशिकाएं भक्षण करने वाली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? भक्षण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो लीवर में भक्षण करने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है? कुफुर सेल। कुफुर सेल कहाँ पाई जाती है? लीवर में। लीवर में कहाँ? यकृत पालिका। यकृत पालिका के अंदर कहाँ? लीवर साइन्यूसॉइड। दो दो की पंक्तियां होती है हेपेटोसाइट की, उसके बीच, और किसकी बनी होती है? सामान्य सल की उपकला की। क्लियर है दोस्तों? कुफुर सेल की पोजीशन भी आपके सामने क्लियर है। भक्षण करने वाली कोशिका को अंग्रेजी में फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक सेल। कुफुर सेल के बारे में आपको आइडिया हो गया है। क्या करती है कुफुर सेल? अब आपको लोकेशन याद हो गई है, तो उसको भी अगर मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं मिटा देता हूं। अभी 37 मिनट की क्लास हुई है, थोड़ा डिस्टर्बेंस अपन स्टार्टिंग में, वो पहले साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए ये इसको मैंने मिटा दिया। अब यहाँ देखो दोस्तों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में भी रखनी है। शुरू करते हैं। आपने नाम सुना होगा आरबीसी। किसका नाम सुना होगा? लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों, जब तक आप पढ़ाई ऐसे नहीं करेंगे, जैसे आपको पता लगे, राव, पुष्पेंद्र सिंह, कार्तिक सुतार, हेलो कार्तिक, आपका भी स्वागत है लाइव क्लास में। जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अच्छा आरबीसी, आकार उभयावतल, बाई कॉनकेव, इसके अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयरन। आरबीसी का अपन अभी अपने काम की बात करते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, सबको पता है। इसको बता के कोई बड़ा पहाड़ नहीं खोद लिया अपने ने। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। ये प्रतीक एम मेहता 120, बिल्कुल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है दोस्तों। दिनेश सोयल, वेरी गुड दिनेश। अब 120 दिन बाद आरबीसी मृत हो गई या बूढ़ी हो गई। अपन इसको थोड़ी देर के लिए मृत कह रहे हैं, बुजुर्ग हो गई है। इस बुजुर्ग आरबीसी को पहचानने का काम कौन करेगी? कुफुर सेल। कौन करेगी? कुफुर कोशिका।
बुजुर्ग आरबीसी को पहचानने का काम कौन करेगी? कुफुर सेल। कुफुर सेल कहाँ होती है आपको अभी बता ही दिया। ये कुफुर सेल, सपोज करें ये कुफुर सेल है, ये अपने अंदर आरबीसी को ऐसे ले लेती है और अंदर हीमोग्लोबिन और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ शायद आपको दिखे नहीं। ये कुफुर सेल, और कुफुर सेल ने किसको भक्षण कर लिया? आरबीसी को। और आरबीसी के अंदर कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व है? आयरन। ये कुफुर कोशिका है, और कुफुर कोशिका मैंने अभी बोला था ये भक्षण कर लेती है। तो जैसे ही बुजुर्ग या मृत आरबीसी जिसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, उसको ये कुफुर कोशिका पकड़ लेगी। पकड़ के, और इसमें जो हीमोग्लोबिन है ये रहा, इस हीमोग्लोबिन का उपापचय हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तोड़ना फोड़ना हो जाता है इसका, हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। हो गया। कुफुर सेल ने उसको अंदर लेके ऐसे रस निकाल दिया, निचोड़ दिया कि हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो हो गया। अब यहां से फिर ये किस में आ जाते हैं? लीवर साइन्यूसॉइड में। ये देख लीजिए, लीवर साइन्यूसॉइड में आ जाएंगे, और लीवर साइन्यूसॉइड से कहां जाएंगे वो आपको पता है। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन के उपापचय वाले पदार्थ है, कुछ मात्रा में किसमें चले जाएंगे? लीवर साइन्यूसॉइड में। लेकिन यहां से इनको किधर ले जाया जाएगा उसके बारे में भी आपको सोचना है। वहीं पास में जो कोशिकाएं हैं उनका नाम है हिपेटोसाइट। ये रही हिपेटोसाइट कोशिकाएं। व्हाट्स मेटाबॉलिज्म सर? मेटाबॉलिज्म क्या है? उपापचय। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं, दो शब्दों से मिलके बना है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ध्यान से देखें, एनाबॉलिज्म इसको कहेंगे उपचय और इसको कहेंगे अपचय। यहां देख लीजिए, अभी सिंपल बता रहा हूं, अगर छोटे छोटे पदार्थ मिलके एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर लें तो यह है उपचय, और बड़ा पदार्थ टूट के छोटे छोटे पदार्थों में, कणों में बदल जाए तो इसको क्या कहते हैं? अपचय। और दोनों ही हो इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब उससे कुछ संरचनाओं का निर्माण हो और वो खुद नष्ट तो हो ही रहा है। हीमोग्लोबिन के उपापचय से जो पदार्थ बनेंगे यहां पर, वो कौन ग्रहण कर लेगा? हिपेटोसाइट। ये देख लीजिए, याद करो दोस्तों, लीवर की इन हिपेटोसाइट कोशिकाओं में ही किसका निर्माण होता है? पित्तरस का निर्माण होता है, बाइल जूस। थैंक यू हार्दिक यादव, बिल्कुल स्वागत है आपका भी। पित्तरस का निर्माण ये देखिए दोस्तों, लीवर की हेपेटोसाइट सेल करती है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? हीमोग्लोबिन के उपापचय से दो कलर बनते हैं, बिलीरुबिन और विलीवर्डिन। ध्यान से देखना दोस्तों, इन दोनों का नाम है पित्तवर्णक, बाइल पिगमेंट। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन के उपापचय से। हिपेटोसाइट इनको ग्रहण कर लेती है और इससे और बहुत सारी पदार्थ को जोड़कर पित्तरस बना देती है। पित्तरस में
जो पित्त वर्णक है वो कौन से हैं और उनका निर्माण कैसे हुआ है, क्लियर हो गई होगी शायद बात। ये पितरस का निर्माण होने के बाद इस पितरस को कहां भेज दिया जाता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। किसमें भेज दिया जाता है दोस्तों? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने संरचना बताई थी, कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्लियर है बात? अभी इसको मिटा के और बात करूंगा, यहां से आपको देखना है उसको। अभी एक बार बता देता हूं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन बाद ये मृत हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गई। कुफुर सेल ने क्या किया? आरबीसी को भक्षण कर लिया, निगल लिया और उसमें हीमोग्लोबिन को तोड़ फोड़ दिया। हीमोग्लोबिन का क्या कर दिया? उपापचय। हीमोग्लोबिन के उपापचय के फलस्वरूप दो वर्णक बने, दो पिगमेंट बने, दो कलर बने। उनका नाम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इन वर्णकों को किसने ग्रहण कर लिया? हिपेटोसाइट ने। और हिपेटोसाइट ने किसका निर्माण कर लिया? पितरस या बाइल जूस का। बाइल जूस में जो पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट, वो कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। उनका निर्माण किससे हुआ है? हीमोग्लोबिन के उपापचय से। ये पितरस किस में आ जाता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। इससे आगे मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता ही दिया। यहां देख लीजिए, ये मैंने क्यों लिखा है? लीवर साइनिसॉइड, आगे सेंट्रल वेन, अभी थोड़ी देर पहले यकृत की सिरा, फिर हृदय में बताया था। यहां से हीमोग्लोबिन के उपापचय के फलस्वरूप जो वर्णक बने वो तो इधर, और बाकी की जो बची हुई लाश है आरबीसी की, उसको कहां भेज दिया जाता है? स्प्लीन में। बात समझ रहे हैं? और वहां जाके इसको नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। देखो, आरबीसी को निकला, उसमें से जो काम की चीज थी हीमोग्लोबिन का उपापचय करके पिगमेंट इनको दे दिया, कलर कि रंग तुम ले लो। बाकी बची हुई लाश, जो भी झिल्ली विल्ली, सब कहाँ पहुंच गए? स्प्लीन में। इसको जला दो, दफना दो इसको। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। बाकी अपन इधर वाली बात करते हैं कि पितरस कहाँ आ चुका था? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। 15 लोग लाइव है, इस टॉपिक को पूरा करेंगे। कल अपन यकृत के कार्यों के बारे में बात करेंगे। मिटा देता हूं इसको दोस्तों। ये देखो, यहां पर कहने का मतलब क्या है कि कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये लो, थोड़ा समझाने के लिए मैं वापस बना देता हूं। ये था, ये लेफ्ट वाला पार्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट, ये बाइल डक्ट। इससे आगे की बात अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं। तो बाइल जूस कहाँ आ गया? ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट, यहाँ आ गया। यहाँ जब आएगा तो इस पित्ताशय में शीतलन हो जाता है, फैल जाता है। जैसे ही यहाँ पर आएगा, ये पित्ताशय में शीतलन हो जाता है, रिलैक्सेशन। और इसके फैलने की वजह से वो पितरस किस में इकट्ठा होता रहता है? यहां पर। पित्ताशय के शीतलन के बाद पितरस किसके द्वारा? इस डक्ट का क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के द्वारा किस में आ जाता है? पित्ताशय में। अब एग्जाम का क्वेश्चन, आपसे कोई पूछे कि दोस्तों पितरस का निर्माण कहां पर होता है, तो पितरस का निर्माण कहां पर होगा दोस्तों? यकृत की हिपेटोसाइट सेल के द्वारा। तो संरचना कौन सी हो गई? यकृत। लेकिन अगर उसी के संग्रहण की बात की जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर।
यहां देख लीजिए। तो ये शिथिल रहेगा तब तक पित्रस इसमें आता रहेगा, पूरा भर गया, उसके बाद क्या होगा, इसमें संकुचन होगा और इसी सिस्टिक डक्ट के द्वारा बाइल जूस इधर आ जाएगा। क्लियर है बात? और याद करें, ये बाइल जूस आपकी ग्रहणी के बाद छोटी आंत के अगले पार्ट बड़ी आंत, और ये जो पिगमेंट थे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये लास्ट में आपके मल तक जाएंगे और आपके मल के रंग को जो पीला करने वाले हैं वो दोनों वर्णकी है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कहाँ से आए थे, कैसे पहुँचे? पित्रस का निर्माण यकृत में और संग्रहण किसमें होता है? पित्ताशय में। ये सारी बातें आपको आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों, ये लीवर की स्ट्रक्चरल बातें थी कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, यकृत क्या क्या काम करता है, उस बारे में भी अपन सोचेंगे। आज की क्लास में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। बच्चों का 1-1.5 घंटे लगातार चले, इतना नेट होता भी नहीं है। तो कुछ थैंक्स नितेश गुर्जर, बिल्कुल जीतू गुर्जर, लीवर व्हाट है मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल अपन ने बता दिया। 16 लोग अभी लाइव में हैं। तो जो बच्चे 12th क्लास के हैं, लगातार 2 घंटे आए, इतना जीबी उनका नेटवर्क होता भी नहीं है, और नेट नहीं होता है तो फिर वो जल्दी रिलीव हो जाते हैं। मनीषा पाटीदार, थैंक्स सर, बिल्कुल। तो दोनों वीडियो, विलियन वाला भी और लीवर वाला भी, बड़े ध्यान से देखें, अच्छे से घर पे पढ़ाई करें। जितना बढ़िया तरीके से आप वीडियो देखेंगे, ऑफलाइन क्लास की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो, सर क्लास कितने बजे लगती है? कार्तिक, रोज़ाना 4 बजे, पहले केमिस्ट्री की क्लास और उसके बाद बायोलॉजी की। कुछ ही दिनों में अपन कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? फिजिक्स की भी। जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं उनको मैंने कहा है वो आपस में डिसाइड कर लें, एग्रीकल्चर बायोलॉजी या उससे अकॉर्डिंग क्लास भी शुरू कर सकते हैं। आज आप लाइव क्लास जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।